स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें मामला नागरिकता से जुड़ा हुआ है। दरअसल बातचीत होगी उन विषयों पर जो आदमी को हिंदुस्तानी होने के सबूत के तौर पर दिखाने हैं, लेकिन इसका मसला जुड़ गया है वोटर लिस्ट के साथ। नागरिकता का विवाद तो देश में बहुत पहले से है। एनआरसी जब आया तब भी इस पर विवाद हुआ। नेशनल रजिस्टर जो सर्टिफिकेट था इसकी हम बात करें, लेकिन अब बात हो रही है चुनाव आयोग द्वारा भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसमें वोटर की नागरिकता के प्रमाण पत्र देना जरूरी है। अब इसमें खतरा उनको है जो भारत में घुसपैठ करके आए हैं, और जो भारतीय हिंदू है या मुसलमान उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। आज इस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि जो लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं मध्य प्रदेश में कि कहीं उनकी नागरिकता तो खत्म नहीं हो जाएगी, वोटिंग राइट तो खत्म नहीं हो जाएगा, तब उन्होंने कहा कि इस पर किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुफ्ती हैं, उनका कहना ये कि मुसलमानों को अपने कागज़ पत्र तैयार करने चाहिए ताकि वो पूछताछ करने पर अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दे सके। ये बात इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ से जो पिछले 4-5 दशक में घुसपैठ हुई है उससे भारतीय राजनीति का एक तरह से चेहरा बदलने की कोशिश की गई है षड्यंत्रपूर्वक। सरकार उसको दूर करना चाहती है। चुनाव आयोग के पास जो अधिकार है उसके तहत पहली प्राथमिकता में उसकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, तब कहीं जाकर नागरिकता खत्म होने की बात होगी। अभी तो सिर्फ ये मामला सिर्फ जांच तक है या इसके लिए कागज़ देने की बात होगी। चर्चा शुरू करें इसके पहले इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने क्या कहा वो सुनते हैं, और इस बारे में मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। एनआरसी के जो भी मापदंड हैं इस आधार पर सर्टिफिकेट और जांच और जो कार्रवाइयाँ हैं इसके जब तक पूरी तरह से विस्तृत गाइडलाइन और डायरेक्शंस नहीं आ जाए तब तक इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। तो उन्होंने क्या कहा है इसका जवाब तो वही ज़्यादा दे पाएंगे किस आधार पे कहा है, लेकिन चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, इसके जब तक व्यापक गाइडलाइन नहीं आती है तो किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आधी अधूरी जानकारी पे लोग बात करते हैं, उस पर हम लोगों को बहुत संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जब इस प्रकार की कोई कार्रवाई जिम्मेदार अथॉरिटी से जब तक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने नहीं आती है तब तक इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं। एनआरसी का हल्ला पहले भी हुआ था। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसी टाइम एनआरसी वगैरह का हल्ला होने लगता है, सीए का हल्ला होने लगता है। तो बहरहाल ये तो मैंने जो लेटर जारी किया है वो सिर्फ समाज को आगे के समय के लिए एनआरसी के लिए अपनी तैयारी रखने के लिए जारी किया है कि अगर आपके पास दस्तावेज़ अभी मुकम्मल नहीं है तो उनको थोड़ा सा समय निकाल के आप दस्तावेज़ अपने मुकम्मल रखिए, और दस्तावेज़ के लिए आपको कहाँ कहाँ से सहायता मिलेगी ये तमाम समाजी कार्यकर्ता जो लोग हैं वो उसमें मदद करेंगे और इन पेपर्स को बनाने में पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो हमने सुना कि उनका कहना भी ये कि आप कागजात तैयार कर लीजिए, और अगर कागजात आपके पास पूरे नहीं है तो कहाँ से आपको मदद मिलेगी उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो बेहतर है जिनके पास कागज़ नहीं है। हम तो जब आधार कार्ड हम लोग बनवाते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है, पासपोर्ट बनता तब भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो सामान या सूचनाएं या दस्तावेज इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात कि इस पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो हिंदुस्तानी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को केंद्र सरकार लोकसभा में कह चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके अलावा मध्य प्रदेश में भी इस बात को कई बार दोहराया गया, लेकिन जानबूझकर इस पर सियासत होती है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि चुनाव के वक्त हल्ला होता है। बेशक हल्ला होता है तो होने दीजिए, कागज़ है तो कोई हल्ले का मतलब नहीं है, और कागज़ अगर नहीं है तो इकट्ठा कर लीजिए, और कागज़ इकट्ठे भी नहीं होते तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो वो चाहे कोई भी हो,
कागज़ इकट्ठा करने के लिए तो हमें लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। जो काम पाकिस्तान से घुसपैठ करने के बाद आधार कार्ड जब बनाए जाते हैं तब भी दस्तावेज इकट्ठे करने होते हैं फर्जी काम करने के लिए। मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में जब नाम जुड़वाने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो भी अपने वोटरों के फर्जी वोटरों के नाम जब जुड़वाते हैं जो हिंदुस्तानी नहीं हैं, तब लगता है उनको भी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो उससे जब आप मेहनत करने में कोई शिकायत नहीं करते, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, तो फिर सरकार अगर मांगती है तो दिखाना चाहिए। लेकिन राजेंद्र शुक्ला का कहना यह है कि अगर कोई अधिकृत तौर पर नहीं मांग रहा है तो आपको क्यों पैनिक होना चाहिए। जब सरकार की तरफ से इस पर कोई अधिकृत तौर पर निर्देश आदेश जारी होंगे तब काम करना चाहिए। मुफ्ती साहब ने भी बिल्कुल सही बात की कि तैयारी पहले से कर लें। तो इसी पर विस्तार से बात स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। कमल राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जूम पर जुड़ गए हैं हमारे पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ राजस्थान से सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी। सूरज जी को हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जो सीमावर्ती इलाके से जुड़ता है। पाकिस्तान से बहुत बड़ा इलाका राजस्थान का जुड़ता है, तो वहाँ से भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ होती है। भारत में घुसपैठ के जो इलाके हैं उसमें जम्मू कश्मीर तो सबसे ज़्यादा बदनाम है, लेकिन इसके अलावा हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ से भी बांग्लादेशी लोग घुस आते हैं और पाकिस्तान के भी। इसके अलावा हम पूर्वोत्तर की बात करें, ये ऐसे 4-5 इलाके जहाँ से घुसपैठ होती है। और जो चौथा इलाका है वो झारखंड की तरफ से, वहाँ भी घुसपैठी आते हैं। तो मुझे लगता है कि गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूं। दरअसल संकट ये नहीं कि कागज़ दिखाने हैं, संकट है कि जो हिंदुस्तानी नहीं है वो अगर कागज़ नहीं दिखाएगा तो उस पर शक होगा। जो भारत में पैदा हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो यहाँ के पहले से ही नुमाइंदे हैं, पहले से वाशिंदे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक जो कई दशकों से पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही है, अब तो रोहिंग्या भी आ गए। इसके अलावा राजनीतिक कामकाज के चलते हर कोई उनको अपना वोटर बनाना चाहता है। उन्हें इस बात से दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि वो विदेशी है। अगर वोट है तो हमने देखा है कि सीमावर्ती राज्यों में इस तरह के कई मामले सामने आए। आपकी राय, अगर चुनाव आयोग भारत के जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत जो बिहार में हो रहा है, अगर उसके तहत पूरे देश में, पिछली बार भी शायद आपने कहा था कि चुनाव के अलावा पूरे देश में भी ये कामकाज होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, तो हमें लगता है कि ये आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है उसके चलते देश भर में इस पर काम होगा। इस पर घबराने की ज़रूरत किसी को नहीं है। लोग राजनीतिक रूप से भी एक तनाव पैदा करने की बात हो रही है और उसके अलावा सामाजिक तनाव भी इसके जरिए किया जा रहा है। आपकी राय, ये कितना ज़रूरी है और इस पर चिंता करने की ज़रूरत कहाँ पर है और कहाँ नहीं है? राघवन जी, वैधानिक दस्तावेज होना चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और वोटर कार्ड को भी वैधानिक दस्तावेजों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने की मुहिम बड़े स्तर पर चलाई जाना चाहिए। सिर्फ चुनाव के टाइम ना हो ऐसी मुहिम, लगातार इस मुहिम को, और जिस तरीके से वोटर जनगणना का काम किया जाता है या जिस तरीके से अन्य अभियान चलाए जाते हैं, एक अभियान वोटर कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने का सरकार चलाए, तो चुनाव आयोग चलाए, तो मुझे लगता है कि ये जो बार बार पॉलिटिकल इशू बनता है वो पॉलिटिकल इशू बनना बंद हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, राघवेंद्र जी, हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य होता है। 3 चुनाव मध्य प्रदेश में हाल में निकले हैं, नगर निगम चुनाव भी हुए थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए। इसके बावजूद एक एक घर में 50 से लेकर 100 वोटर के नाम पाए गए, जिसको लेकर के अब चुनाव आयोग मुहिम चला रहा है और उन वोटरों की सत्यता को जांच रहा है। एक वोटर 2-2 जगह पर रजिस्टर्ड है। जब उसके पास पहला वोटर कार्ड था, वो अगर दूसरे मकान पर शिफ्ट हुआ है, दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हुआ है, दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ, तो वहां से उसका नाम क्यों नहीं काटा गया और नई जगह पर उसका नाम कैसे जुड़ गया? जबकि एक वैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बावजूद भी ये इस तरीके की गड़बड़ियां जब सामने आती है
तो गलती जिला प्रशासन की होती है, लेकिन चुनाव आयोग इसके निशाने पर आ जाता है। तो इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग एक बृहद अभियान चलाए और आधार कार्ड को लीक कर दे, तो ये बार बार का जो इशू है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। दरअसल यही चिंता हम सबकी है। वैसे भी जब बातचीत होती है तो हम लोग दलगत आधार से अलग हट के बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा तो मानना है कि जो रॉन्ग साइड मिले उसका चालान होना चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी हो, पत्रकार हो, लीडर हो, अधिकारी हो। इस पूरे मामले में भारत की जो जमहूरियत है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर खतरे के बादल है, क्योंकि घुसपैठिए बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में आए, आज नहीं अभी आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से भी आ रहे हैं। जब उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर है कि वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहे हैं और फिर वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल उनके वोट पाने के लिए उनकी मदद करते हैं। अब ये अलग मामला है कि वो उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वोटर के मामले में, नागरिकता के मामले में कोई चुनाव आयोग अभियान चलाता है, बिहार को हम छोड़ दें कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ इसलिए ऐतराज़ करें क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है। हम पूरे देश पर, जैसे मध्य प्रदेश की बात है, यहाँ कांग्रेस कह रही कि हमको सरकार पर एतबार नहीं है। कांग्रेस के विधायक कोई हैं लखन घनघोरिया जी, उनका कहना यह कि हमको भरोसा नहीं है। अब इस तरह की बातें करने के राजनीतिक लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें देश हित में कम होती है, पार्टी हित में हो सकती है। तो ये सब बातों को छोड़कर मुझे लगता है कि सबको मदद करने की ज़रूरत है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, या आम नागरिक या सामाजिक कार्यकर्ता। सूरज जी, राजस्थान सीमावर्ती राज्य है, उस इलाके में, उस राज्य में बहुत सारे घुसपैठिए आते हैं और कई बार जब युद्ध की या तनाव की आहट होती है तो सर्वाधिक जासूस भी इसी तरह के राज्यों से पकड़े जाते हैं जो सीमा से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की। आपकी राय, जो बात अभी चल रही है बिहार चुनाव को लेकर, मतदाताओं के पहचान पत्र की, लेकिन चुनाव आयोग अब इसको बहुत जल्द पूरे देश में भी करने वाला है, आप इसे कैसे देखते हैं और कितना सहयोग करने की जरूरत है? मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन राजस्थान तो इस दंश को पहले से झेलता आ रहा है। हमारे यहाँ तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्होंने आकर के बाकायदा अपनी बस्तियां बसा ली थी। शुरू में उनकी झुग्गियां थी, फिर धीरे धीरे उनको पक्का कर लिया गया और बड़ी मात्रा में यहाँ पे मादक पदार्थों की जो है वो खेप आती थी, कई तरह के अवैध हथियार आते थे और पूरे राजस्थान के अंदर 5-7 जगह ऐसी जो कॉलोनीज है, ऐसी जो बस्तियां हैं वो स्थापित हो गई थी बांग्लादेशी बस्तियों के नाम से बाकायदा। और उनके तो एक समय ये था जब वो पत्र चलते थे, पत्र व्यवहार होता था, तो एड्रेस भी बांग्लादेशी बस्ती लोग लिख के भेजते थे, आसपास के रहने वाले। तो वो हालात थे और पॉलिटिकल कर्मकांड के चलते हुए कुछ पार्टियों ने उनके राशन कार्ड भी बना दिए थे और राशन कार्ड के बाद में जब ये चलन हुआ अपना इसका आधार कार्ड का, तो राशन कार्ड के बेस पे कुछ ऐसे फर्जी कागज तैयार करके आधार कार्ड भी बन गए। लेकिन जब बाद में भी उनको जो है रिकॉर्ड हुआ और सबको रिपोर्ट किया गया निकाल के, तो वो चीजें सबके सामने आई और अभी कुछ राहत है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। देश की जो है वो एक बहुत बड़ी जो सुरक्षा है उसके साथ में भी खिलवाड़ होता है। साथ ही ये जो मैं मादक तस्करी और इन सब चीजों की बात कर रहा हूँ, अवैध गतिविधियों की, अवैध हथियारों की और अपराधों की, ये तो इसके साथ में ये पूरक रूप से साथ में आता ही आता है। तो इन पे सब देखा है राजस्थान सरकार ने, जो अभी सरकार बनी है, इसमें तो बहुत सख्त तरीके से निरंतर रोजाना अधिकारियों को लगा रखा है, कर्मचारियों को लगा रखा है। इसके अलावा पुलिस भी लगी हुई है और ये सब छानबीन चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो है वो निराकरण तभी होगा जब ये जो है सारे इनके ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने हुए ये चिन्हित होंगे और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। सूरज जी, दरअसल सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को भी कंसीडर करें, वोटर आईडी के को भी देखें, साथ में पैन कार्ड वगैरह की बात भी हो रही है, पासपोर्ट की बात होती है। अब तो पासपोर्ट तक नकली बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि कौन सी चीज़ असली कौन सी नकली है, क्योंकि खाली इसका सवाल नहीं कि उनके पास आधार कार्ड है, वो देश की सरकार को चुनने का हक जब पाते हैं, वोट देने का, वो चिंताजनक है। घुसपैठिए रहें कोई दिक्कत नहीं है, भारत तो बहुत बड़ा दिल का है, यहाँ रह सकते हैं लोग, रहते भी हैं, लेकिन उनकी मदद करके जब उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, जब उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाते हैं, ये खतरनाक है। इस पर सबकी चिंता है। हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, जो आधार कार्ड है ये
किसी भी व्यक्ति की पहचान को प्रदर्शित करता है, उसकी नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता। और ये मामला यहाँ नागरिकता का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी ये, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो विपक्षी जो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि समय कम है इसलिए मतलब निर्वाचक नामावलियों के साथ साथ नागरिकता का परीक्षण संभव नहीं है, इसलिए आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया जाए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना कि ये अधिकार क्षेत्र गृह मंत्रालय का है। मेरा कहना यह है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और धर्म का हो, जब हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में आता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, सब पर बोझ बनता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो मेरी राय ये है कि पूरे देश की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण होगा। इसके अलावा जनगणना भी। रमेश जी, वो कानून व्यवस्था के लिए भी कई बार खतरे बन जाते हैं, लेकिन बोझ बनने से भी मामला नहीं बनता। बोझ बन जाए वो भी हम ढो सकते हैं। दुनिया का सबसे मजबूत देश अमेरिका भी घूसपैठियों के साथ जो सख्ती का व्यवहार कर रहा है, भारत में उस तरह के व्यवहार की अपेक्षा तो है, लेकिन सरकारें कर नहीं पाती। भारतीय घुसपैठिए जो है उनको भी आप देखिए कि हथकड़ी लगाकर हवाई जहाज से भेजा गया। दुनिया के और देशों के जो घुसपैठिए थे, अमेरिका जैसे देश ने जो उनका सारा बोझ उठा सकता है वो तक उनको बाहर कर रहा है, चाहे वो मैक्सिको के हो, चाहे वो चाइना के हो या कहीं के भी हो। सवाल ये नहीं कि बोझ है, सवाल है कि उनके आने से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है। और उसके बाद जो आपने चीज़ें गिनाई कि वो स्वास्थ्य पर, खाद्य आपूर्ति पर, बहुत चीज़ों पर बोझ बन जाते हैं और हिंदुस्तानियों का हक एक तरह से खत्म होता है और उनके पास जाता है। आप अपनी बात पूरी करें रमेश जी। मेरा मतलब ये है कि जनगणना भी अभी होनी है, सरकार को लगे हाथ जनगणना के साथ साथ ये नागरिकता का परीक्षण भी, भले इसमें थोड़ा टाइम लगा, नागरिकता का परीक्षण भी कर ले और जनगणना के कालम में ही नागरिकता के परीक्षण का जो निष्कर्ष है वो भी दर्ज हो जाए। तो ये जो मतलब दोहरा काम नहीं होगा। और ये जनगणना के साथ या निर्वाचक नामावलियों के साथ नागरिकता का परीक्षण, या जिसे अपन एनआरसी कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, जब सीए का विरोध हुआ था तो उस पत्र एनआरसी के आधार पर हुआ था, लेकिन जब दोबारा सीए लागू हुआ तो लोगों के सब समझ में आ गई थी। सरकार को भी जागरण चलाना चाहिए, भैया भारत के आप नागरिक है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास दस्तावेज नैसर्गिक रूप से होंगे, जो विदेशी है उनके पास दस्तावेज नहीं होंगे तो वो प्रभावित होंगे, तो इसका विरोध भी नहीं होगा और इसको बड़े आराम से लागू कर लिया जाएगा। एनआरसी बहुत जरूरी है, नागरिकता का रजिस्टर बहुत जरूरी है। और आप सरकार को ऐसा करना चाहिए कि नागरिकता का प्रमाण पत्र भी जारी करना चाहिए जो आधार कार्ड की तरह हो, ताकि भविष्य में ये इस पर कोई घपला ना हो सके और जो घुसपैठी है वो आसानी से पकड़ में आ सके। बिल्कुल राठी जी, दरअसल इस पूरे मामले में राजनीति से अलग हटकर, राजनीति तो सब करें लेकिन नागरिकता के मुद्दे पर सबको इस अभियान में शामिल होकर मदद करने की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, बसपा हो या आरजेडी हो। ये सबको, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों पर राजनीति करनी जो हिंदुस्तानी है। वोट पाने के लिए आप विदेशियों को नागरिक बना देंगे तो आपको वोट तो मिल सकता है, लेकिन वो ना तो स्थायी है और ना देश की सुरक्षा के लिए वो बेहतर है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। मेरा जो इसमें मूल प्रश्न है, जैसे गौरव जी ने कहा कि आधार को वोटर कार्ड से लिंक कर देना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो आधार कार्ड है उसकी अपने आप में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है जी। आधार कार्ड एक प्रमाण पत्र था, एक सर्टिफिकेट के लिए या कार्ड के लिए, जिसमें आपके आंखों के, पुतलियों के और हाथ के निशान लिए गए और एक दस्तावेज बन गया। और जब शुरुआत में बना था वो बिना किसी दस्तावेज पे ही बनता था। अब वो भी कार्ड मांग रहे हैं। और उसको जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी बड़ा क्लियर है कि जो डबल सब्सिडी, ट्रिपल सब्सिडी हो रही थी, राशन कार्ड 6 जगह आदमी बनवा रहा था, तो वो सब पे अंकुश लगाने के लिए उस आधार का उपयोग हो सकता था और उसी के लिए उपयोग करने की पात्रता है, ना कि बैंक में। और एक पैन कार्ड में पात्रता दी थी, ना बैंक में, ना वोटर कार्ड में, ना किसी में। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक को 50,000 की पेनाल्टी भी लगाई इस बारे में। लेकिन अब आदमी भी सुलभता चाहता है। आप भी अपनी जेब में आधार लेके चलते हैं, यहाँ तक कि बल्लभ भवन में अगर हमें पास बनवाना हो तो वो भी आधार ही मांगते हैं। सब आधार दे दो क्योंकि हमें सुविधा है। एक रिवाज हो गया है, फैशन हो गया कि कोई भी चीज हो, चाहे वहां आधार कार्ड की जरूरत ना हो, लेकिन आधार कार्ड मांगे जाते हैं। उसके कारण बहुत सारा फ्रॉड और जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब मैं एक मतलब कोई बाबा हैं जो
कुछ बांटते हैं तो वो भी आधार कार्ड पे बांटते हैं। अब आप सोचिए कि उस दस्तावेज का प्रमाण क्या वो रहेगा, महत्ता कितनी बढ़ वो गई। बाबा के यहाँ वो दस्तावेज कितने सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आदमी लाइन लग के आधार दे के वो प्रसाद प्राप्त कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब आप नागरिकता की बात करते हैं, जैसा रमेश जी ने कहा कि हमें एक रजिस्टर होना चाहिए और वो होना चाहिए, तो ये कोई आज का नया नहीं है। 2003 में ही नागरिकता का कार्ड और नागरिकता का रजिस्टर बनाने के लिए सरकार ने नियम बनाए। 2003 में मतलब कांग्रेस की सरकार ने ही नियम बनाया, बड़ा स्पष्ट है। राष्ट्रीय पहचान पत्रों का जारी करना, केंद्रीय सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से रजिस्टर कर सकेगी और उसको राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकेगी। केंद्रीय सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर रख सकेगी और उस प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण स्थापित कर सकेगी। इसके बाद उन्होंने वो भी स्थापित कर दिया। उसके लिए भारत का महारजिस्ट्रार राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। कौन करेगा? जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत जो रजिस्ट्रार है हिंदुस्तान में, वो इसके लिए काम करेगा। इसके लिए नियम 2003 से बन गए, लेकिन 20 साल में हमने वो नागरिकता का ना सर्टिफिकेट बनाया ना हमने रजिस्टर बनाई। इसके बाद जो नागरिक कौन रहेगा, मतलब जो पैनिक होने की स्थिति या नहीं होने की स्थिति है, चूंकि अभी जो बिहार में हो रहा है, राठी जी वक्त कम है, जल्दी से जी, पैनिक होने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ बात इसलिए रख रहा हूं कि लोगों की जानकारी में आ जाए कि जन्म से नागरिकता 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात किंतु 1 जुलाई 1987 87 के पूर्व हुआ है, उसे नागरिक माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ के पूर्व हुआ है, उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो, उसे भी नागरिक माना जाएगा। बिल्कुल। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ में या उसके पश्चात जहां उसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक हों या जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और उसके जन्म के समय पर अवैध प्रवासी नहीं है, मतलब ये 3 कैटेगरी का नागरिक है ही। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आप पुराने प्रमाण पत्र की ना भी बोलें तो मेरे जानकारी में शायद 90 के बाद से जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य था और हर व्यक्ति ने जन्म प्रमाण पत्र तो बनता ही था, बनाता ही है, तो उसके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं और जन्म प्रमाण पत्र एक मुख्य दस्तावेज है। ठीक, वो रहेगा तो वो नागरिक है ही। तो दिक्कत यहाँ नहीं है राठी जी, दिक्कत यह कि 2003 में कांग्रेस ने बनाया एनआरसी, 2014 तक कांग्रेस रही, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 2014 के बाद मोदी या बीजेपी की या गठबंधन की सरकार आई, वो भी सोते रहे, वो भी 2016-18 के बाद जागे। सवाल है कि कांग्रेस ने नियम बनाया और कांग्रेस ही विरोध में खड़ी हो गई। तो जब ये नियम बनाए, हम बनाए तो ठीक है, दूसरा लागू करे तो दिक्कत है। तो इस किस्म की सियासत करिए, लेकिन नागरिकता जैसे मुद्दों पर इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ देश का सवाल है। सियासत तो तब होगी जब देश ठीक ठाक रहेगा। गौरव जी, वक्त की बहुत कमी है, 2-4 वाक्यों में आपकी टिप्पणी। देखिए राघवेंद्र जी, हर चुनाव के बाद हमें ये देखने आता है कि कई वोटर्स को वोट नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाए? क्योंकि उस वोटर लिस्ट में या बूथ पर उनका नाम नहीं था, कहीं और नाम शिफ्ट कर दिया था या नाम काट दिया गया जी। इस तरीके की गड़बड़ियां जब तक होती रहेंगी तब तक इस तरीके के मुद्दे हमारे सामने आते रहे। एक बार एक प्रॉपर व्यवस्था बनाकर पूरा काम कर लिया जाए। ये पहली बार ऐसा तो है नहीं कि जिस कानून की बात आज की जा रही है वो पहली बार हो रहा जी। 6 महीने साल भर पहले से इस बात को लेकर के चर्चा हो रही जी। मैं आपसे 1 मिनट पूरी कर लूं जी। लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही, तब उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? आज चुनाव के वक्त क्यों उठाया जा रहा? इसलिए कि कई बार नामों को काटा जोड़ा जाता है और ये राज मिलके इसको रोकने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में। ठीक, सूरज जी कुछ कहेंगे आप? देखिए कि बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में बस। करदाता, हमारा करदाता तो टैक्स दे रहा है, उसी सरकारें काम करती है, ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। और लेकिन आप ये देखिए कि जो अवैध घुसपैठी है, ये सबसे बड़ा जो इनकी मदद करते हैं वह लोग करते हैं जिनके लिए मतदाता बन जाते हैं, और मतदाता बन करके जो वोट है इनके बिल्कुल वोटिंग लिस्ट अब में विषय वो नहीं कि मदद कौन कर रहा है, की आड़ में जब ये मतदाता बन रहे हैं तो इनकी मदद हो रही है और इससे राष्ट्र की सामरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बिल्कुल, तो आपकी बात आ गई। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अभी ये मुद्दा नहीं है विवाद का, अभी तो ये कि वोटर लिस्ट में नाम जो जुड़े वो अपनी जगह है, लेकिन देश भर में तो चुनाव नहीं हो रहे अभी, लेकिन देश भर में अगर ये अभियान चलेगा तो
स्थिति चुनाव के पहले सुधर सकती है, जैसा गौरव जी कह रहे हैं। रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे एक दो वाक्यों में बस? राघवेंद्र जी, इनने इस घुसपैठ ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। असम और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिए निर्वाचित होकर महत्वपूर्ण पदों पर है। तो इस तरह से तो हमारे देश की पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो धीरे धीरे क्षरण की तरफ आएगी। इसलिए इस पे एनआरसी होना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर इस पूरे मामले को सरकार बड़े पैमाने पर करती है तो शुरू में तो होगा कि दिक्कत जा रही है, लेकिन एक बार अगर ये काम हो जाएगा तो फिर अगली बार से बड़ी सहूलियत हो जाएगी। बहुत सालों से ये काम हुआ नहीं है, इसलिए लोगों को दिक्कतें हो रही है। अगर एक बार सब सरकार कर लेगी, लोग दस्तावेज इकट्ठे कर लेंगे तो स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। मामला बहुत पेचीदगी भरा नहीं है, इसको सियासत में उलझाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये मुद्दे भी सुलझ जाएंगे। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका धन्यवाद, सूरज जी, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।